नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों अपने आज जो चर्चा कर रहे हैं वो अपने 1857 की क्रांति की चर्चा करेंगे। कल अपने 1818 की संधि के बारे में चर्चा की थी भी 1818 की संधियां हैं वो ही उसका परिणाम ही 1857 की क्रांति का क्या बनेगा, कारण बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक घटना उस घटना का परिणाम अगली घटना का कारण बनता है, वही तो इतिहास है। तो आज अपने 1857 की क्रांति की चर्चा करेंगे, राजस्थान के संदर्भ में करेंगे। लेकिन उससे पूर्व अपने को क्या है कि भारत के संदर्भ में इसकी कुछ पृष्ठभूमि हमने देखनी पड़ेगी भी भारत के संदर्भ में वास्तव में क्रांति में हुआ क्या था। जब हम भारत के संदर्भ में इसको पढ़ लेंगे तो हमें राजस्थान का भी पता चल जाएगा भी राजस्थान के अंदर जो है कब कैसे क्रांति जो है वो प्रारंभ मानी जाती है। तो अपने अगर भारत के संदर्भ में इस क्रांति के कारण की बात करें, 1857 की क्रांति के कारण की, तो सबसे पहली बात तो हमने जो अध्ययन कर ही रखा है कि 1857 की क्रांति के कारणों में कि जो लाल डलहौजी की जो नीतियां हैं वो नीतियां जो है इस क्रांति का कारण बनी थी। किसकी? लाल डलहौजी की या फिर अंग्रेजी शासन की जो नीतियां हैं वो इस नीतियां जो है लाल डलहौजी की नीतियां जो है इस क्रांति का क्या बनी है, कारण। जैसे इनकी घेरे की नीति थी, ठीक है ना, कि किसी न किस तरीके से अपने को क्या है कि जो साम्राज्य है, जो अंग्रेजी साम्राज्य के सामने जो दूसरा साम्राज्य है, जैसे भारत के अंदर अलग अलग राजवंशों का अगर शासन है, रियासतों का अगर शासन है, उन रियासतों को कैसे जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाए। तो उसमें सबसे पहले लाल डलहौजी की एक नीति आई थी जिसका नाम था गोद निषेध नीति। कौन सी नीति आई है? गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी रियासत के या अगर किसी भी रियासतदार के अगर किसी भी शासक के कोई पुत्र नहीं है, अगर किसी रियासतदार के या किसी शासक के कोई पुत्र नहीं है तो वह किसी अन्य रियासत के शासक को या किसी अन्य रियासत के या किसी अन्य के पुत्र को, यदि किसी रियासतदार या शासक के कोई पुत्र नहीं है तो वो अन्य किसी के पुत्र को गोद नहीं ले सकता। उसका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया जाएगा? मिला लिया जाएगा। इसके तहत सर्वप्रथम जो है गोद निषेध नीति के तहत सबसे पहले इन्होंने जो है किसको हड़प्पा था? सतारा को हड़प्पा था। कब? 1848 ईस्वी में, क्योंकि इसी समय आई थी गोद निषेध नीति लाल डलहौजी की। उसके अलावा इन्होंने जो है सतारा के बाद में संभलपुर के साथ साथ जैतपुर को भी हड़प लिया इन्होंने। ये कब हड़पा है? तो 1849 ईस्वी में हड़पा है। कब हड़पा है? 1849 में। इन्होंने सतारा को हड़प लिया, इन्होंने संबलपुर को हड़प लिया, इन्होंने जैतपुर को हड़प लिया। तो सतारा को कब हड़पा इन्होंने? सतारा को इन्होंने हड़पा है कब? 1848 में। संबलपुर जैतपुर को कब हड़पा है इन्होंने? तो 1849 में हड़पा है। इसके साथ साथ इन्होंने बघाट को हड़प लिया। किसको? बघाट को 1850 में हड़प लिया। इसके अलावा उदयपुर के महाराष्ट्र को हड़प लिया। उदयपुर क्षेत्र जो है, उदयपुर क्षेत्र जो पड़ता है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। उदयपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको हड़प लिया इन्होंने कब? 1852 में, 1852 ईस्वी में हड़प लिया। इसके अलावा इन्होंने झांसी को गोद निषेध नीति के तहत हड़पा था, 1853 में हड़पा था। नागपुर को हड़प लिया, 1854 में हड़पा है। इसी तरह तंजौर को भी हड़प लिया था इन्होंने, तंजौर 1855 को हड़पा है। तो इस तरह से गोद निषेध नीति के तहत इन्होंने इन रियासतों को क्या कर लिया था? हड़प लिया था। यही लाल डलहौजी की गोद निषेध नीति थी। ठीक है ना, भी सतारा को हड़प लिया, बघाट को हड़प लिया, झांसी को हड़प लिया। ये हड़प लिया था यदि किसी रियासतदार या शासक के कोई पुत्र नहीं है तो अन्य किसी के पुत्र को गोद नहीं ले सकता। अन्य किसी, ये जो है यहाँ पर जो है गंगाधर राव, झांसी, लक्ष्मीबाई, दामोदर राव को जो है गोद लिया था इन्होंने, तो हड़प लिया इसको। अन्य किसी के पुत्र को गोद नहीं ले सकता, फिर भी हड़प लिया गया। देखो, इसके अलावा जो है लाल डलहौजी की हड़प नीति, इसके अलावा इन्होंने कौन सा आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप मतलब एक तरह से कह दिया कि आपसे जो है शासन संभाला नहीं जा रहा, क्योंकि ये आरोप इन्होंने जो लगाया था वो आरोप लगाया था किसे? अवध पर। अवध में कौन थी? बेगम हजरत महल है। कौन है? बेगम हजरत महल है। इस बेगम हजरत महल पर इन्होंने क्या किया? कुशासन का आरोप लगा दिया। क्या कर दिया? कुशासन का आरोप लगा दिया और कह दिया तू महिला जात है, तेरे से शासन संभाला नहीं जाता है, ये वो है। इस तरह से कुशासन का इन पर क्या लगा दिया गया?
आरोप लगा दिया गया और इस कुशासन के आरोप के तहत इन्हें क्या कर लिया गया है, हड़प लिया गया है। कुशासन के आरोप के तहत इसे जो क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया है। क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। किसे, अवध को। ध्यान रखना कब हड़पा गया, तो 1856 को हड़पा गया। कब, 1856। और एक बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी है कि नोट क्रांति के समय सर्वाधिक सैनिक भी अवध के थे। नोट क्रांति के समय सर्वाधिक सैनिक भी कहां के थे, अवध के थे। गोद निषेध नीति 17 1848 संबलपुर, जेतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को हड़पा गया है, तंजौर को हड़पा गया है कुशासन का आरोप लगाकर अवध को। बेगम हजरत महल। इसके बाद में आती है डलहौजी की द्वितीय घोषणा। डलहौजी की द्वितीय घोषणा। डलहौजी की द्वितीय घोषणा देखो क्या थी, भारत के बात कर रहा हूं मैं, भारत के संदर्भ में, ठीक है ना। इन्होंने क्या कह दिया कि हे बहादुर शाह, कि आपकी मृत्यु के बाद मुगल बादशाह जो है, मुगल बादशाह का जो परिवार है वो लाल किला छोड़ देगा। लाल किला क्या कर देगा, छोड़ देगा। मुगल बादशाह जो है उसका परिवार है, लाल किला छोड़ देगा और कुतुब मीनार के पास किसी गंदी बस्ती में रहने लग जाएगा। गंदी बस्ती में क्या करने लग जाएगा, रहने लग जाएगा, ठीक है ना। किसी बस्ती में जाकर रहने लग जाएगा। कि क्या कह दिया इन्होंने कि हे बहादुर शाह, आपकी मृत्यु के बाद में जो आपका परिवार है, वो लाल किला छोड़ देगा और कुतुब मीनार के पास किसी बस्ती में क्या करने लग जाएगा, रहने लग जाएगा, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु के बाद जो आपके पास में बादशाह की उपाधि है, बादशाह की जो पदवी है या उपाधि है, इस उपाधि को भी आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इस उपाधि का भी आपको त्याग करना पड़ेगा। इसी समय, इससे पूर्व जो ऑकलैंड थे, ऑकलैंड ने भी ये ऐसी कुछ घोषणा की थी। ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने, इन्होंने क्या है कि एक तो नजर लेना, किसको, नजर लेना, दूसरा आता है खिल्लत देना, मुगल बादशाह को कहा था, तीसरा है दरबार लगाना। इन्होंने कहा कि नजर लेना, आप जो उपहार वगैरह लेते हो वो आप नहीं लोगे। नजर लेना मतलब सूबेदार द्वारा सत्ता परिवर्तन के समय शासक को कुछ उपहार दिए जाते थे, वो नहीं लोगे। खिल्लत देना मतलब चमकीले वस्त्र पहनकर आपके दरबार में जो आते हैं, सम्राट के दरबार में चमकीले वस्त्र पहनकर आना पड़ता था, वो जो है वो आप नहीं दोगे, चमकीले वस्त्र भी नहीं। दरबार लगाना, शुक्रवार के दिन जो आपका दरबार लगता है वो शुक्रवार के दिन आप दरबार भी नहीं लगाओगे। इस तरह की इन्होंने क्या कर दी है, घोषणा कर दी। तो ऑकलैंड ने भी ये घोषणा कर दी, मुगल बादशाह को कह दिया, ना ही तो आप लश्कर लोगे, ना ही खिल्लत दोगे, ना ही क्या करोगे, दरबार लगाओगे, ना ही क्या करोगे, दरबार लगाओगे। इस तरह की घोषणा जो है इन्होंने क्या कर दी, खत्म कर दी। अर्थात इससे मुगल बादशाह क्या हो गए, नाराज हो गए, ठीक है ना। कारण पढ़ रहे हैं, कारण में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा, जिसमें ये आपके एक तरह से राजनीतिक कारण भी आ सकता है। अन्य जो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक अन्य कारण में आएंगे। अन्य कारण वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो राजनीतिक अन्य कारणों में, जैसे ये तो कुछ राजनीतिक कारण तो हो ही गए, राजनीतिक कह सकते हो, राजनीतिक कारण, ठीक है ना। इसके अलावा राजनीतिक अन्य कारण में इन्होंने क्या किया, पेशवा की पेंशन बंद कर दी। पेशवा की पेंशन बंद कर दी। होता क्या कि आपने मराठों का नाम सुना होगा, मराठाओं में जो प्रधान होते थे वो क्या कहलाते, छत्रपति कहलाते। क्या कहलाते, छत्रपति। और छत्रपति की इनकी अष्टप्रधान मंत्रिमंडल होती थी। अष्टप्रधान क्या होती थी, मंत्रिमंडल होती थी। इस अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में जो प्रधान पद था, कौन सा पद, प्रधान पद, वो किसका होता, पेशवा का होता। किसका होता था, पेशवा का। और अंतिम पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव सेकंड। क्या नाम आता, बाजीराव सेकंड। और इन बाजीराव सेकंड के कोई पुत्र नहीं था।
पुत्र नहीं था, इसीलिए इन्होंने क्या है, अपने एक पुत्र को गोद लिया जिनका नाम क्या था, नाना साहब। हुआ क्या यहां वास्तव में कि अंग्रेजों ने बाजीराव की पेंशन बांध रखी थी और नाना साहब जैसे ही पेशवा बने, पेशवा बनते ही इनकी पेंशन क्या कर दी, पेंशन बंद कर दी। पेंशन क्या है, बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी तो इन्होंने पूछा भी आपने हमारी पेंशन बंद क्यों की है? तो अंग्रेजी सरकार ने जवाब दिया कि यह पेंशन हम बाजीराव को व्यक्तिगत रूप से देते थे, व्यक्तिगत रूप से देते थे, न कि पेशवा पद के लिए, न कि पेशवा पद के लिए। यह कहते हुए जो है इनकी पेंशन क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। तब ये अपनी पेंशन बंधवाने के लिए लंदन जाएंगे और ये क्रांति की योजना बनाकर आएंगे। पेशवा नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? पेशवा नाराज हो गए। 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में इनाम कमीशन का गठन, इनाम कमीशन का गठन, इनाम कमीशन का गठन किया गया, जिसमें क्या हुआ कि 35,000 जागीरदारों का निरीक्षण किया गया। जागीरदारों का मतलब एक तरह से जागीरदारों की क्या है, जागीरों का निरीक्षण किया गया। जागीरों का क्या किया गया, निरीक्षण किया गया और इसकी रिपोर्ट क्या की गई, रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया, प्रस्तुतिकरण किया गया। रिपोर्ट क्या की गई, प्रस्तुत की गई। जागीरदारों का निरीक्षण और इनमें से लगभग 20,000 जागीरों पर कुशासन का आरोप लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया, कुशासन का क्या कर दिया, आरोप लगा दिया। ये जो है, ये कुछ एक जो है इसमें क्या माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं। इसके अलावा ये राजनीतिक कारण में आगे भी कुशासन का आरोप लगा दिया। अब इसके बाद में आप क्या आते हैं, सामाजिक व आर्थिक कारण, सामाजिक प्लस धार्मिक ले लेते हैं पहले, सामाजिक के साथ धार्मिक कारण। पहली बात तो भारत में जो भी प्रचलित कुछ प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जैसे कौन कौन सी, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, डाकन प्रथा, इन सभी प्रथाओं पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। और आपको पता है भारतीय समाज इससे नाराज हुआ, भारतीय समाज के उनकी परंपराओं को ठेस पहुंची। इसके अलावा यहां पर कुछ एक धार्मिक भावना को भी क्या है, ठेस पहुंची, जिसके कारण ये सभी जनता जो है वो क्या हो गई, नाराज हो गई। दूसरी बात क्या हुआ, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, मतलब ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया अधिनियम ही था, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की थी, रेगुलेटिंग एक्ट प्रारंभ किया था। इसके बाद में 1813 में चार्टर एक्ट के तहत, 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को, किनको, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। ठीक है ना, भारत में आने की अनुमति मिल गई। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पहला था। उसके बाद में प्रत्येक 20 वर्ष बाद में क्या है कि एक एक्ट आएगा, उसके तहत तय कर दिया गया। तो 1813 में एक्ट आया जिसमें ईसाई मिशनरियां, मतलब संगठन बनाकर जो आते थे, अनुमति मिल गई। ये क्या करते, भारतीयों से धर्म परिवर्तित करवाते, धर्म परिवर्तित करवाते, भारतीयों से धर्म परिवर्तित करवाने का काम करते, धर्म परिवर्तित करवाते जबरदस्ती, जिसके कारण भारतीय जनता क्या हो गई, इनसे जनता नाराज हुई। जनता क्या हुई, नाराज हुई, जनता नाराज हुई। इसके अलावा हम इसमें चर्चा करने वाले हैं आर्थिक कारण की। इसके आर्थिक कारण क्या रहे थे। आर्थिक कारण तो एक तो यही है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर अत्यधिक कर लगा देना। क्या देना, अत्यधिक कर लगा देना। दूसरी बात, पलासी प्लस जो भी बक्सर के युद्ध हुए थे, बक्सर के युद्धों में
बंगाल, बिहार प्लस अवध की स्थिति या आर्थिक स्थिति पर किनका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का नियंत्रण। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? भारतीय उद्योग व व्यापार को ठप कर दिया, या व्यापार जो है का विनाश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विनाश कर दिया। यही कार्य हुआ था। ठीक है ना। अब क्या करते कि पहले भारत में जो है, भारत से ही कच्चा माल भारत में तैयार होता, भारत में ही बिकता। अब क्या है, विदेशों से कच्चा माल आता। ठीक है ना। ये क्या हुआ कि हुआ क्या वास्तव में कि भारत जो है, भारत से कच्चा माल जाता। क्या होता? कच्चा माल जाता, विदेशों में जाता, वहां से उसको रेडी किया जाता, तैयार किया जाता, और उसको भारत में ही महंगे दामों पर भेजा जाता था। उन्हें भारत में ही महंगे दामों पर भेजा जाता, मतलब उनको भारत में ही लाकर बेच दिया जाता। विदेशों में थे, हमारा ही सिस्टम यहीं पर तैयार होने वाला था, यहीं पर ही सारा सिस्टम तैयार होने वाला था। यहीं पर ही क्या है कि उसको तैयार न करके विदेशों में तैयार करते, यहां पर इनको क्या है, महंगे दामों पर भेज देते थे। ठीक है ना। और दादनी प्रथा आ गई। दादनी प्रथा, दादनी प्रथा का मतलब यही है कि एक तरह से जो भारतीय दस्तकार थे, भारतीय दस्तकार या भारतीय जो भी कारीगर थे, उनको पहले ही कह दिया कि ये लो कॉन्ट्रैक्ट बेस 500 रुपए ले लो। अब आपको प्रत्येक वर्ष जितना भी, या एक वर्ष में जितना भी माल बनेगा वो हमारे लिए ही बनेगा, हमारे लिए ही बनेगा। आप किसी अन्य को उसको सप्लाई नहीं कर देंगे, आप अन्य को सप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करने से कोई भारतीय मना कर देता तो उसका जो है कारीगर का अंगूठा काट देते थे। ठीक है। या फिर अगर अंगूठे से नहीं, हाथ से कार्य होता तो उसका हाथ काट दिया जाता था। तो इस तरह से जो है उनको विवश ही कर दिया एक तरह से। तो दादनी प्रथा का मतलब यही है कि भारतीय कारीगरों को, दस्तकारों को पहले ही कह दिया कि अग्रिम पेशगी देकर उनको जो है उनके पर, या उनके पर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा गया। एक साल का उन पर क्या कर दिया गया? अधिकार कर दिया गया। क्या कर लिया गया? अधिकार कर दिया गया। ऐसा मैं आपको बताता हूं, दादा भाई नौरोजी ने बताया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेज, क्या बताया इन्होंने कि अंग्रेज आपका पैसा ब्रिटिश या मतलब भारत से बाहर ले जा रहे हैं। इस तरह से भारत से क्या ले जा रहे हैं? बाहर ले जा रहे हैं, भारत से बाहर ले जा रहे हैं। दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत आया था जिसका नाम आता है धन निष्कासन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया था? धन निष्कासन का सिद्धांत आया था दादा भाई नौरोजी का। ड्रेन थ्योरी लगभग इसे 1862 में प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत इन्होंने बताया था, और इसके तहत इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई। कितनी बताई थी? 20 रुपए बताई थी प्रति व्यक्ति आय। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये इनकी पुस्तक थी, इनके आधार पर इन्होंने बताया था। ये जो है ये कुछ है किसमें क्या माने जाते हैं? आपके कारण माने जाते हैं। जैसे ये आर्थिक कारण आ गया। आर्थिक कारण के बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से कारण को? सैन्य कारण को। कौन सा कारण पढ़ेंगे? अब हम सैन्य कारण पढ़ेंगे। ये सैन्य कारण क्या है? आर्थिक कारण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सैन्य कारण। ठीक है ना। इस सैन्य कारण में क्या है? पहली बात तो भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता। भारतीय सैनिकों को क्या है? कम वेतन दिया जाता। दूसरी बात, भारतीय सैनिक कितने भी उच्च पद पर हो, पहली बात तो उच्च पद पर भेजा ही नहीं जाता, फिर भी अगर किसी न किसी तरीके से उनका प्रमोशन वगैरह होकर वो उच्च पद पर चला ही जाता, तो क्या है कि उस भारतीय सैनिक को, अपने से छोटे सैनिक को सलूट मारना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? सलूट मारना पड़ता था। सैनिक नाराज हुए। भारतीय सैनिक जो है और प्लस अंग्रेजी सैनिक का जो अनुपात था, उस अंग्रेजी सैनिकों के अनुपात में तो बहुत अंतर था। कैसे? भारतीय 5 अनुपात में थे और अंग्रेजी सैनिक जो है वो 1 अनुपात में थे। इस तरह से थे, तो अनुपातों में बहुत फर्क था। ब्रिटिश सेना में जो पहला विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश सेना में प्रथम विद्रोह हुआ था जो था,
उसमें क्या है कि 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में हुआ था। कौन से युद्ध में? बक्सर युद्ध में। उन्होंने क्या किया, तत्कालीन समय में जो है अंग्रेजी अफसर हेक्टर मुनरो की सेना ने, हेक्टर मुनरो की सेना ने जो भारतीय सैनिक थे, कौन से थे? भारतीय सैनिक थे, उन्होंने मीर कासिम की सेना में जाकर क्या है, जो विरोधी सेना थी शुजाउद्दौला की, मीर कासिम की सेना में शरण ले ली, शरण ले ली। यह पहला विद्रोह था, अर्थात जो हेक्टर मुनरो अंग्रेज अधिकारी था, इसकी जो भी सेना थी, यह सेना जो है सामने मीर कासिम की सेना में जाकर क्या ले लेती है? शरण ले लेती है। ठीक है ना। इसके अलावा जो है सैनिक विद्रोह है जो हुआ है वो एक तरह से अपने देख लेते हैं। प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह कौन सा हुआ है? प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह कौन सा हुआ है? तो प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह 1806 में हुआ था। मद्रास के पास एक स्थान है जिसका नाम है वेलोर में, वेलोर नामक स्थान पर। ठीक है ना। यहां पर एक अधिनियम सिपाही 1805 में अधिनियम आया, सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम आया था। कब आया? 1805 ईस्वी में सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम आया। ठीक है ना। और ये जो सिपाही ड्रेस कोड अधिनियम आया था 1805 ईस्वी में, इस अधिनियम में हुआ क्या कि सैनिकों को कह दिया, ना तो आप आज के बाद में पगड़ी पहनोगे, ना ही आप तुर्रा जो कलंगी लगाते हो वो कलंगी लगाओगे, ना ही आप क्या है तिलक लगाओगे। पगड़ी, तुर्रा और तिलक तीनों पर क्या कर दी गई? अंग्रेजी सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई। क्या कर दी गई? अंग्रेजी सरकार के द्वारा पाबंदी लगा दी गई। इसके स्थान पर अंग्रेजी सरकार ने कह दिया, इसके स्थान पर साधारण हमारी तरह क्या पहना करो? हेट पहना करो। क्या पहना करो? हेट। हेट मतलब जानोगे वो टोपियों से रखेड़ो है सिर पर, अंग्रेजा का सिर पर जी को टोपियों से रखेड़ो है, हेट बोले कि बोले हेट मतलब जिया आपा जिजास का आपा लड़ने भी जास का था, ध्यान है किसा किसा खोड़ आवे रास्ता में लड़ने वास्ते तो बट्ठे भी जास का, तो क्या जिया मान लो अगर इमरजेंसी हुआ तो आप बिन उतार के या चाय वगैरह भी बना लिया, सारो सिस्टम हो जाए। तो वो साधारण क्या पहना करो? आप हेट पहना करो। क्या पहना करो? हेट। तभी वेलूर के भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ठीक है ना। इसके अलावा सैनिकों के विद्रोह का कारण क्या था? सेना भर्ती अधिनियम आया। सेना भर्ती अधिनियम आया 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी। और किसके द्वारा लाया गया? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में सेना भर्ती अधिनियम आया। इस सेना भर्ती अधिनियम के तहत अब प्रत्येक सैनिकों को क्या है? समुद्र पार, प्रत्येक भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजा जाता था। अब भारतीय सैनिक समुद्र पार जो जाना है, एक तो भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार उचित नहीं मानते, और दूसरा भारतीय सैनिक सोचता कि अपन समुद्र पार लेके जान ला रहे के पतो अपन पकड़ के मार दे भी, वहां पर हमारी हत्या कर दे ले जाने के बाद में। तो इस तरह से सेना भर्ती अधिनियम, सैनिक इससे भी नाराज हुए। डाकघर अधिनियम भी आया था, वो और बता देता हूं आपको मैं सीधा ही। डाकघर अधिनियम 1854। कब आया है? 1854। इसके तहत क्या है कि पहले तो क्या है कि वो फ्री होते थे सब पत्र वगैरह। अब इसके तहत क्या है कि यदि कोई भारतीय सैनिक अपने घर पर पत्र लिखता है तो उसके क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। और यदि कोई अंग्रेज सैनिक अगर अपने घर पर पत्र लिखता है, या कोई अंग्रेजनी जे पत्र लिखा है, तो बिल्कुल क्या है? फ्री था। तो इसीलिए भारतीय सेना भी क्या है? नाराज हुई। और इसके अलावा इनमें क्या है कि वेतन को लेकर फर्क था। वेतन को लेकर क्या फर्क था कि वेतन को लेकर फर्क यह था कि भारतीय सैनिक जो है उनका प्रति माह वेतन 9 रुपए या 10 रुपए होता। कितना? 9 रुपए या 10 रुपए होता था। वहीं यूरोपीय कोई सैनिक है तो यूरोपीय सैनिक का वेतन लगभग कितना था? 60 से 70 रुपए मासिक वेतन था। तो देखो कितना फर्क होता। भारतीय सैनिकों का वेतन 9 रुपए और इनका वेतन जो है वो कितना होता था? लगभग इतना होता था। ठीक है, 60 से 70 रुपए। नोट लगाकर एक बात लिख रहा हूं, नोट। 1856 में भारतीय सेना में
2,33,000 भारतीय सैनिक थे। 2,33,000 भारतीय सैनिक थे, ठीक है। और 45,322 यूरोपीय सैनिक थे। यूरोपीय सैनिक थे 45,322 यूरोपीय सैनिक थे। इस बात का भी ध्यान रखना। अब आता है आपके तत्कालिक कारण। कौन सा कारण आता है? तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में आपको एक बात ध्यान रखनी है, कौन सी? चर्बी वाले कारतूस। कौन सा? चर्बी वाले कारतूस। ध्यान रखना कि पहले क्या होता, पहले एक बंदूक चलती थी जिसका नाम था ब्राउन बैस। कौन सा? ब्राउन बैस एक बंदूक चलती। इस ब्राउन बैस को क्या कर दिया गया? अपडेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अपडेट। इसी का नया वर्जन आ गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल में गाय वह सूअर की क्या लगी हुई थी? चर्बी लगी हुई। कोई कहते हैं ऐसे अफवाह उड़ाई गई थी, चर्बी लगी हुई थी। और इस कारतूस जो होता था, उस कारतूस को ऐसे मुंह से काटना पड़ता था, जिससे जो सैनिक है, कुछ भारतीय सैनिक थे, वो क्या है कि वो नाराज हुए। गाय और सूअर दोनों ही नाम ले दिए, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए। कैसे? गाय हिंदुओं में के लिए जो पवित्र है, गाय का जो है, गाय का मांस हिंदू नहीं खाते हैं, ठीक है ना। गाय हिंदुओं का पवित्र पशु होता है। और कुरान के अंदर जो है मुसलमानों के लिए सूअरों का मांस क्या है? वर्जित है। क्या माना जाता है? वर्जित है। तो इस तरह से जो है दोनों को भड़काया गया। तो अब अपने देखते हैं इसके अंदर कि जैसे मान लो आपके सामने ये भारत बना हुआ है, तो यहां वास्तव में क्या है कि यहां पर एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम क्या था? बंगाल। कौन सा था? बंगाल। और बंगाल के अंदर एक सैनिक छावनी है जिसका नाम क्या है? बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी है? बैरकपुर छावनी है। कौन सी है? बैरकपुर छावनी। और यहीं पर ही, यही जो बैरकपुर छावनी है, यहीं पर एक रेजिमेंट थी 34वीं BNI, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की पैदल सैनिक टुकड़ी। बंगाल की पैदल सैनिक टुकड़ी कौन सी है? बंगाल की पैदल सैनिक टुकड़ी थी। बंगाल की पैदल सैनिक टुकड़ी थी, ठीक है ना। और इसी बंगाल की पैदल सैनिक टुकड़ी में एक सैनिक थे जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे। क्या था? मंगल पांडे। इससे पूर्व मैं आपके सामने एक बात और कर लेता हूं, क्रांति की योजना। क्रांति की योजना मैं भारत के संदर्भ में ही बता रहा हूं। क्रांति की योजना बनी थी कहां? लंदन में। लंदन में दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है, एक का नाम है अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां, ये जो है नाना साहब के, किसके? नाना साहब के निजी सचिव थे अजीमुल्ला खां। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनमें नाम आता है रंगोजी बापू। रंगोजी बापू, ये सतारा के जो अपदस्थ नवाब हैं, सतारा के शासक के निजी सचिव हैं, ठीक है ना, उनके निजी सचिव हैं। दोनों के दोनों लंदन गए हुए थे अपने शासक की पेंशन के विचार में, जो है पेंशन बंधवाने के लिए, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं बांधी। तो उन्होंने वहीं पर ही बैठकर क्या है कि वहीं पर ही, जो जैसे मान लो कि सड़क पर बैठ गया, वह पार्क में जाके बैठ गया, तो उन्होंने यहाँ पर एक बनाई क्या? चपाती। क्या बनाई? चपाती। और एक बनाया क्या बनाया? कमल का फूल। क्या बनाया? कमल का फूल। और दोनों को ही क्रांति का क्या बना दिया गया? प्रतीक चिन्ह। जो कमल का फूल था वो उच्च कुल का प्रतीक, और चपाती जो है वो निम्न कुल का प्रतीक थी। क्या मानी जाती है? चपाती निम्न कुल का प्रतीक थी। इनको क्रांति का प्रतीक चिन्ह बना दिया गया। क्रांति का क्या बना दिया गया? प्रतीक चिन्ह बना दिया गया। और कह दिया गया आने वाली 31 मई 1857 को, आने वाली 31 मई 1857 को हम क्या कर देंगे? पूरे भारत में क्रांति कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे भारत में क्रांति कर देंगे। घर घर चपातियां, कमल का फूल जो है वो बांटा गया। और इस क्रांति को जो अंतिम रूप प्रदान किया गया, वो अंतिम रूप बिठूर में दिया गया। बिठूर कहां पड़ता है? कानपुर में। बिठूर कहां पड़ता है? कानपुर में इसे अंतिम रूप प्रदान किया गया था, ठीक है ना। मतलब प्रारंभ लंदन में योजना। अब इसी समय एक जो है
वो क्या है कि क्रांति भड़क गई। क्रांति बंगाल में मंगल पांडे जी जो है ब्राह्मण थे। सुबह सुबह जो है वो क्या है कि अपना आराध्य देव के पास में जाया करते थे, तैयार त्यूर होकर इस तरह से रेडी रूडी होकर। तब बताते हैं कोई बंदो मिलतो अरंग के तो क्या मंगल पांडे जी ठंडा है क्या के बात को, जो आप एनफील्ड राइफल प्रयोग कर रहे हो, नई बंदूक, क्या नाम है, एनफील्ड राइफल प्रयोग कर रहे हो, इसमें गाय और सुअर की क्या है, चर्बी लगी हुई है। मंगल पांडे जी भी हमारी चार कान जय कौन जय। तो उसके बाद में दूसरे दिन वो फिर मिल गया। कब मंगल पांडे जी ठंडा है कि जो आप जो है एनफील्ड राइफल प्रयोग कर रहे हो, इसमें गाय और सुअर की क्या लगी हुई है, चर्बी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, चर्बी लगी हुई है। तब बताते हैं कि मंगल पांडे जी जो अब की बार फिर नहीं माने, तब मंगल पांडे जी को पकड़कर जो है वो कहां ले जाया गया, उस कारखाने में ले जाया गया। कहां ले जाया गया, कारखाने में, जहां पर ये कारतूस बनाए जा रहे थे। तब मंगल पांडे जी को क्या आया, गुस्सा आया, और मंगल पांडे जी ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को यहाँ आए। आने के बाद में यहाँ पर जो है दो अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी गई, जो है हत्या कर दी। क्या कर दी गई, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। किस किस की, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल हयूसन, इन दोनों की क्या कर दी गई, यहां पर मंगल पांडे जी के द्वारा हत्या कर दी गई। मंगल पांडे को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इस तरह से जो है क्रांति की क्या घटित हो गई, पहली घटना मंगल पांडे को फांसी देते ही यह है क्रांति। मंगल पांडे जो है वो क्रांति का प्रथम या भारत का प्रथम शहीद कहलाता है। और अब यहां पर लगभग 85 सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया और सारे सैनिक जो है यहाँ बंगाल जो है, बंगाल के यहाँ से कहाँ चले गए, सारे सैनिक बढ़े कहाँ पर, किसकी तरफ, कानपुर। और कानपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश की तरफ, ठीक है ना। और कानपुर उत्तर प्रदेश के बाद में जो है यहाँ इसकी तरफ बढ़ते हुए, कानपुर से होते हुए ये जो है वो कौन सी सैनिक छावनी में पहुंचे, मेरठ। कौन सी सैनिक छावनी में, मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और मेरठ में जाने के बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या है, सैनिक छावनी को जला डाला। सैनिक छावनी को क्या कर दिया, जला डाला। और इसके बाद में अपने जो है सैनिक छावनी को जलाने के बाद में यहाँ पर जो है क्रांति का क्या कर दिया, आगाज कर दिया। कब किया, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को भारत में क्या कर दी गई, क्रांति का प्रारंभ कर दिया गया। भारत में क्रांति का प्रारंभ कब किया गया है, 10 मई 1857 को। कौन से दिन, रविवार के दिन। और इसके बाद में ये जो है 11 मई के दिन ये कहाँ पहुंच गए थे, आपको पता है, दिल्ली। भी सबसे पहले भारत में क्रांति कहाँ हुई थी, तो 10 मई 1857 को मेरठ सैनिक छावनी में हुई थी। और इसके बाद में दिल्ली, और दिल्ली का उस समय शासक था जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह। और बहादुर शाह के हाथों में अब पूरे भारत की क्रांति का क्या दे दिया, इन्होंने नेतृत्व दे दिया। और 12 मई को जो है दिल्ली में दरबार लगाया गया बहुत साल के बाद में। और जो है अब दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया, पुनः से बादशाह घोषित कर लिया था। इसी तरह से जो है कानपुर में जो नेतृत्व किया था, कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो वो नेतृत्व किया था किसने, नाना साहब और तांत्या टोपे ने। ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और जो है तांत्या टोपे दोनों ही थे, इनके सहयोगी थे। इसके अलावा झांसी में नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, वो भारत के संदर्भ में। कभी हम भारत की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में हम चलते हैं अब किसकी तरफ, राजस्थान की ओर। राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में पढ़नी है हमें 1857 की क्रांति उसके संदर्भ में, ठीक है ना। तो ये हमने थोड़ी सी भारत की पृष्ठभूमि बताई है। अब आपको कुछ जो है प्रश्न याद रखने हैं कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था क्रांति के समय, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। क्रांति इस समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्रांति के समय कौन है, पामरस्टन है, पामरस्टन। और 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामरस्टन है। गवर्नर जनरल भारत का कौन है, लॉर्ड कैनिंग है। महारानी कौन है, महारानी विक्टोरिया है। महारानी कौन है, विक्टोरिया है। महारानी कौन है, विक्टोरिया है। 1857 की क्रांति के समय भारत का बादशाह कौन है, भारत का बादशाह, तो बादशाह आता है बहादुर शाह है। कौन है, बहादुर शाह। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि
ब्रिटिश सेनापति, भारत में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन है क्रांति के समय? तो जिसका नाम आता है कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल है, कॉलिन कैंपबेल है, ये ब्रिटिश सेनापति है। राजस्थान में हम 1857 की क्रांति प्रारंभ करेंगे, पढ़ेंगे कल। 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। राजपुताना रेजिडेंसी की भारत में क्या की, राजस्थान में क्या की गई है कि स्थापना की गई। और ये मैं बता चुका हूं आपको जब संधियां पढ़ी थी। और इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? विलियम बेंटिक ने। किसने की है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने इसकी स्थापना की है। और इसके लिए एक पद का जो है पद बनाया गया जिसका नाम है एजीजी। राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन है? मिस्टर लोकेट थे। और इसका जो है मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया? तो सबसे पहले इसका मुख्यालय अजमेर, लेकिन 1845 में इसका मुख्यालय ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना दिया गया। और ग्रीष्मकालीन इसका मुख्यालय जो है वो बनाया गया था कहाँ? माउंट आबू में बनाया गया है। और क्रांति के समय तत्कालीन एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? लॉरेंस। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।